नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान के दुनिया के यूट्यूब चैनल पर। हम एम लक्ष्मीकांत की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें हमने 14 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम 15वां चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अंतर्राज्यीय संबंध। पहले हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को जानेंगे जिस पर हम अंडरलाइन कराएंगे। पहले हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं समय न वेस्ट करते हुए। तब तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था की सफलता मात्र केंद्र तथा राज्यों के सौहार्दपूर्ण संबंधों तथा घनिष्ठ सहभागिता पर ही नहीं अपितु राज्यों के अंतर संबंधों पर भी निर्भर करती है। अंतः संविधान के अंतर्राज्यीय सौहार्द के संबंध में निम्न प्रावधान किए गए हैं। पहला प्रावधान क्या है? अंतर्राज्यीय जल विवाद का न्याय निर्णयन। दूसरा विवाद अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा समन्वयता। तीसरा प्रावधान सार्वजनिक कानूनों, दस्तावेजों तथा न्यायिक प्रक्रियाओं को पारस्परिक मान्यता। चौथा पॉइंट अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा अंतर्राज्यीय सहभागिता तथा समन्वयता को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये शुरू करते हैं। अंतर्राज्यीय जल विवाद। संविधान का आर्टिकल 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन से संबंधित है। इसमें दो प्रावधान दिए गए हैं। पहला प्रावधान देखेंगे, संसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल के प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद पर शिकायत का न्याय निर्णयन कर सकती है। सेकंड पॉइंट, संसद यह भी व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे किसी विवाद में ना ही उच्चतम न्यायालय तथा ना ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेंगे। ना ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अंतर्राज्यीय जल विवाद में आर्टिकल 262 में यह आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा हम मेंस में उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इस प्रावधान के अधीन संसद ने दो कानून बनाए। पहला नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा दूसरा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। नदी बोर्ड अधिनियम अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के नियंत्रण तथा विकास के लिए नदी बोर्ड की स्थापना हेतु बनाया गया है। नदी बोर्ड की स्थापना संबंधित राज्यों के निवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा उन्हें चला देने हेतु की जाती है। नदी बोर्ड की स्थापना किस लिए की गई है? इसका उत्तर है केंद्र सरकार द्वारा उन्हें सलाह देने हेतु किया गया है इसकी स्थापना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी अथवा नदी घाट के जल विवाद के संबंध में दो अथवा अधिक राज्यों के मध्य विवाद के न्याय निर्णयन हेतु एक अस्थायी न्यायालय के गठन की शक्ति प्रदान करता है। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम तथा विवाद से संबंधित सभी पक्षों के लिए मान्य होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी जल विवाद जो ऐसे किसी न्यायाधिकरण के अधीन हो, वह उच्चतम न्यायालय अथवा किसी दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। यह वीडियो सिर्फ रिवीजन पर्पस से बनाई जा रही है। आगे देखेंगे। अंतर्राज्यीय जल विवाद के निपटारे के लिए अतिरिक्त न्यायिक तंत्र की आवश्यकता इस प्रकार होती है। यदि जल विवादों से विधिक अधिकार या हित जुड़े हुए हैं तो उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि वह राज्यों के मध्य जल विवाद की स्थिति में उनसे जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकता है। लेकिन इस संबंध में विश्व के विभिन्न देशों में यह अनुभव किया गया है कि जब जल विवादों में निजी हित सामने आ जाते हैं तो मुद्दे का संतोषजनक समाधान नहीं हो पाता। अब तक 2016 केंद्र सरकार 8 अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणों का गठन कर चुकी है। इन न्यायाधिकरणों के गठन का वर्ष
एवं संबंधित राज्यों की सूची तालिका नंबर 15.1 तालिका संख्या 15.1 में दर्शाया गया है। इसको भी हम पढ़ेंगे बहुत विस्तार तरीके से। जब ये तालिका आएगी तब हम इसको पढ़ेंगे। चलिए अंतर्राज्यीय परिषद देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। अंतर्राज्यीय परिषदें अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति यदि किसी समय वह महसूस करे कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह ऐसी परिषद का गठन करता है। राष्ट्रपति ऐसी परिषद के कर्तव्यों, इसके संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित एवं निर्धारित करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। चलिए अब गठित अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण की तालिका देखेंगे और इनको समझेंगे। पहला पॉइंट देखेंगे, कृष्ण जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 में इसका स्थापना वर्ष है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में इसका गठन हुआ था। गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तीसरा पॉइंट, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चौथा जल विवाद न्यायाधिकरण रावी एवं व्यास जल विवाद न्यायाधिकरण 1986 पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। पांचवा, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1990 कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडुचेरी। छठा जल विवाद है, कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण सेकंड 2004 महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सातों पॉइंट, वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण 2010 उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। आठवां, महादाई जल विवाद न्यायाधिकरण 2010 गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। नवा, महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण सेकंड 2018 उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य इससे संबंधित हैं। आगे बढ़ेंगे। हम आगे देखेंगे, यद्यपि राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद के कर्तव्यों के निर्धारण की शक्ति प्राप्त है, तथापि अनुच्छेद 263 नियम अनुसार इसके कर्तव्यों को उल्लेख करता है। आइए उल्लेख क्या क्या है देखेंगे। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना तथा ऐसे विवादों पर सलाह देना। सेकंड पॉइंट, उन विषयों पर जिनमें राज्यों अथवा केंद्र तथा राज्यों का समान हित हो अन्वेषण तथा विचार विमर्श करना। थर्ड पॉइंट, ऐसे विषयों तथा विशेष तौर पर नीति तथा इसके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए संस्तुति करना। परिषद के अंतर्राज्यीय विवादों पर जांच करने तथा सलाह देने के कार्य उच्चतम न्यायालय के आर्टिकल 131 के अंतर्गत सरकारों के मध्य कानूनी विवादों के निर्णय के अधिकार क्षेत्र में संपूरक है। परिषद किसी विवाद चाहे कानूनी और गैर कानूनी का निष्पादन कर सकती है, किंतु इसका कार्य सलाहकारी है, न कि न्यायालय की तरह अनिवार्य रूप से मान्य निर्णय होगा। आइए आर्टिकल 263 को समझेंगे। आर्टिकल 263 के उपयुक्त तो उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति संबंधित विषयों पर नीतियों तथा उनके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए निम्न परिषदों का गठन कर सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद। सेकंड पॉइंट, केंद्रीय स्थानीय सरकार परिषद। थर्ड पॉइंट, बिक्री कर हेतु उत्तरी पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्रों के लिए 4 क्षेत्रीय परिषदों का गठन। आइए आगे देखेंगे। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। केंद्र तथा राज्य संबंधों से संबंधित सरकारी आयोग 1983-88 ने संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत नियमित अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए सशक्त सुझाव दिए। इसने संस्तुति की कि अंतर्राज्यीय परिषद को इसी अनुच्छेद 263 के अधीन बनी अन्य संस्थाओं से अलग करने के लिए इसे अंतर सरकारी परिषद कहना आवश्यक है। आयोग ने संस्तुति की कि परिषद को आर्टिकल 263 की उपधारा ख तथा ग
में वर्णित कार्यों की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। सरकारिया आयोग की उपयुक्त सिफारिशों को मानते हुए वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। इसमें निम्न सदस्य थे: पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री, सेकंड सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, थर्ड विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, चौथा उन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा विधानसभा नहीं है, पांचवा राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, छठा प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गृह मंत्री सहित। आइए आगे देखेंगे। परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियमित 5 कैबिनेट गृह मंत्री माफ करिएगा, हम फिर से पढ़ेंगे इसको। परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियमित 5 कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और परिषद के स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। आइए आगे देखेंगे। यह परिषद अंतर्राज्यीय, केंद्र, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित विषयों पर संस्तुति करने वाला निकाय। इसके उद्देश्य ऐसे विषयों पर इसके मध्य परीक्षण, विचार विमर्श तथा सलाह समन्वय को बढ़ावा देना है। विस्तार पूर्वक इसके कार्य निम्न है: ऐसे विषयों पर अन्वेषण तथा विचार विमर्श करना, राज्यों तथा केंद्र के साझा हित निहित हों, इन विषयों पर नीति तथा इसके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए प्रस्तुति करना तथा थर्ड पॉइंट है ऐसे दूसरे विषयों पर विचार विमर्श करना जो राज्यों के समन्वय हित में हों और अध्यक्ष द्वारा इसे सौंपे गए हों। ये जो अभी हमने तालिकाएं पढ़ी हैं, इनको हम पूरा चैप्टर समाप्त होने के बाद विस्तार से जानेंगे। कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 स्थापना वर्ष, ये किस वजह से स्थापना की गई थी और किस राज्य में और क्यों की गई थी, इसका हम विस्तार लास्ट में करेंगे। पहले हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम समय न वेस्ट करते। आगे देखेंगे। परिषद की एक वर्ष में कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए। इसकी बैठकें पारदर्शी होती हैं तथा प्रश्नों पर निर्णय एक मत से होता है। परिषद की एक स्थायी समिति भी होती है। इसकी स्थापना 1996 में परिषद के विचारार्थ मामलों पर सतत चर्चा के लिए की गई थी। इसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं: पहला पॉइंट, केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष के रूप में। दूसरा पॉइंट, 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है 9 मुख्यमंत्री। आइए आगे देखेंगे। परिषद के सहतार्थ एक सचिवालय होता है जिसे अंतरराज्य परिषद सचिवालय कहा जाता है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी और इसका प्रमुख भारत सरकार का एक सचिव होता है। 2011 से यह सचिवालय क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में भी कार्य कर सकता है। आइए आगे देखेंगे। लोक अधिनियम, दस्तावेज तथा न्यायिक प्रक्रियाएं। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य का अधिकार क्षेत्र उसके अपने राज्य क्षेत्र तक ही सीमित है। अतः यह संभव है कि एक राज्य के कानून और दस्तावेज दूसरे राज्यों में अमान्य हों। ऐसी परेशानियों को दूर करने के लिए संविधान में पूर्ण विश्वास तथा साख उपवाक्य है जो इस प्रकार वर्णित किया गया है। आइए देखेंगे। पहला पॉइंट देखेंगे, केंद्र तथा प्रत्येक राज्य के लोक अधिनियमों, दस्तावेजों तथा न्यायिक प्रक्रियाओं को संपूर्ण भारत में पूर्ण विश्वास तथा साख प्रदान की गई है। लोक अधिनियम में सरकार के विधायी तथा कार्यकारिणी दोनों कानून निहित हैं। सार्वजनिक दस्तावेजों में कोई आधिकारिक पुस्तक, रजिस्टर तथा अथवा किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों के निर्वाह में बनाए गए दस्तावेज शामिल हैं।
सेकंड पॉइंट, ऐसे अधिनियम, रिकॉर्ड तथा कार्यवाहियों जिस प्रकार और जिन परिस्थितियों में सिद्ध की जाती है तथा उनके प्रभाव का निर्धारण किया जाता है, संसद द्वारा नियम बनाकर प्रदान की जाएगी। इसका अर्थ है कि उपर्युक्त वर्णित समन्वय नियम के प्रमाण को प्रस्तुत करने तथा ऐसे अधिनियम, रिकॉर्ड तथा कार्यवाही का एक राज्य का दूसरे राज्य पर प्रभाव संसद के विशेषाधिकार से संबंधित है। आइए सेकंड पॉइंट देखेंगे, माफ कीजिएगा थर्ड पॉइंट देखेंगे। भारत के किसी भी भाग में दीवानी न्यायालय की आज्ञा तथा अंतिम निर्णय प्रभावी होगा। इस न्यायिक निर्णय पर बिना किसी नए मुकदमे की आवश्यकता के यह नियम केवल दीवानी निर्णय पर लागू होता है तथा फौजदारी निर्णयों पर लागू नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, किसी राज्य के न्यायालय को दूसरे राज्य के दंड के नियमों की क्रियान्वित करने की आवश्यकता नहीं है। आइए अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य देखेंगे। संविधान के भाग 13 के अनुच्छेद 301 से 307 में भारतीय क्षेत्र के व्यापार, वाणिज्य तथा समागम का वर्णन है। अनुच्छेद 301 घोषणा करता है कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम स्वतंत्र होगा। इस प्रावधान का उद्देश्य राज्यों के मध्य सीमा अवरोधों को हटाना तथा देश में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम के अबाध प्रवाह को प्रोत्साहित करने हेतु एक इकाई बनाना है। इस प्रावधान में स्वतंत्रता अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य तथा समागम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम पर भी है। अंतः यदि किसी राज्य की सीमा पर या पहले अथवा बाद के स्थानों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो वह अनुच्छेद 301 का उल्लंघन होगा। आर्टिकल 301 द्वारा दी गई स्वतंत्रता संविधान द्वारा स्वयं अन्य प्रावधानों, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 302, भाग 3 अनुच्छेद 302 से 305 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को छोड़कर सभी प्रतिबंधों से स्वतंत्र हैं। इसे इस प्रकार से समझाया गया है। पहला पॉइंट, संसद सार्वजनिक हित में राज्यों के मध्य अथवा किसी राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य का तथा समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, किंतु संसद एक राज्य को दूसरे राज्य पर प्राथमिकता नहीं दे सकती अथवा भारत के किसी भाग में वस्तुओं की कमी तथा स्थिति को छोड़कर राज्यों के मध्य विभेद नहीं कर सकती। सेकंड पॉइंट देखेंगे, किसी राज्य की विधायिका सार्वजनिक हित में उस राज्य अथवा उस राज्य के अंदर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, किंतु इस उद्देश्य हेतु विधेयक विधानसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य विधायिका के राज्य को दूसरे पर प्राथमिकता नहीं दे सकती है अथवा राज्यों के मध्य विभेद नहीं कर सकती है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, किसी राज्य की विधायिका दूसरे राज्य अथवा संघ से आयातित उन वस्तुओं पर कर लगा सकती है जो उस संबंधित राज्य में उत्पादित होते हैं। यह प्रावधान राज्यों द्वारा विभेदकारी करों के लगने पर का निषेध करता है। आइए चौथा पॉइंट देखेंगे, स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत विधियों के अधीन हैं वे विधियां जो केंद्र अथवा राज्यों के पक्ष में एकाधिकार के पूर्व निर्दिष्ट हैं। इस प्रकार संसद अथवा राज्य विधायिका संबंधित सरकार द्वारा किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग अथवा सेवा को जिसमें सामान्य नागरिक शामिल हो अथवा आंशिक
रूप से आंशिक रूप से शामिल हों या नहीं हों जारी रखने के लिए कानून बना सकती है। संसद व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उचित प्राधिकरण की नियुक्ति कर सकती है तथा इसे प्रतिबंधित भी कर सकती है। संसद इस प्राधिकरण को आवश्यक शक्ति तथा कार्य दे सकती है, किंतु अभी तक ऐसे किसी प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया है। आइए क्षेत्रीय परिषदों को समझेंगे। क्षेत्रीय परिषद गतिविधिक माफ कीजिएगा, क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय हैं, ना कि संवैधानिक निकाय हैं। इसका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया है जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है। इस कानून ने देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया है, उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी, तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया है। जब ऐसे क्षेत्र बनाए जाते हैं तो कई चीजों को ध्यान में रखा जाता है, जिनमें सम्मिलित होते हैं देश का प्राकृतिक विभाजन, नदी तंत्र एवं संचार के साधन, सांस्कृतिक एवं भाषाई संबंध एवं आर्थिक विकास की आवश्यकता, सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पहला पॉइंट, केंद्र सरकार का गृह मंत्री। दूसरा पॉइंट, क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। थर्ड पॉइंट, क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री। सातवां पॉइंट देखेंगे, क्षेत्र में स्थित प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्ति क्षेत्रीय परिषद के सलाहकार बैठक में बिना मताधिकार के रूप में संबंधित हो सकते हैं। पहला पॉइंट इसमें देखेंगे, नीति आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति। सेकंड पॉइंट होता है क्षेत्र में स्थित प्रत्येक राज्य सरकार का मुख्य सचिव। थर्ड पॉइंट, क्षेत्र के अधिकार, क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में राज्य के विकास आयुक्त। केंद्र सरकार का गृह मंत्री पांचों क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। केंद्र सरकार का गृह मंत्री पांचों क्षेत्रीय, जितने हमने क्षेत्र पढ़े हैं, सभी क्षेत्र का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। प्रत्येक मुख्यमंत्री क्रमानुसार 1 वर्ष के समय के लिए परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। आइए आगे देखेंगे। क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच सहभागिता तथा समन्वयता को बढ़ावा देना है। ये परिषदें आर्थिक तथा सामाजिक योजना, भाषाई अल्पसंख्यक, सीमा विवाद, अंतर्राज्यीय परिवहन आदि जैसे संबंधित विषयों पर विचार विमर्श तथा संस्तुति करती है। ये केवल चर्चात्मक तथा परमादर्शित्री, माफ कीजिएगा कुछ कठिन शब्द हैं, निकाय हैं। क्षेत्रीय परिषदों के उद्देश्य अथवा कार्य विस्तार पूर्वक निम्नलिखित हैं। भावुकतापूर्ण देश का एकीकरण प्राप्त करना। सेकंड पॉइंट, तीक्ष्ण राज्य भावना, क्षेत्रवाद, भाषाई तथा विशेषतावाद के विकास को रोकने में सहायता करना। थर्ड पॉइंट देखेंगे, विभाजन के बाद के प्रभावों को दूर करना ताकि पुनर्गठन, एकीकरण तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया एक साथ चल सके। चौथा पॉइंट है, केंद्र तथा राज्यों के सामाजिक तथा आर्थिक विषयों पर एक दूसरे की सहायता करने में तथा एक समान नीतियों के विकास के लिए विचारों तथा अनुभवों के आदान प्रदान में सक्षम बनाना है। आइए पांचवा पॉइंट, मुख्य विकास योजनाओं के सफल तथा तीव्र क्रियान्वयन के लिए एक दूसरे की सहायता करना है। सातवां पॉइंट देखेंगे, देश के अलग अलग क्षेत्रों के मध्य राजनीतिक सभ्य सुनिश्चित करना है। पूर्वोत्तर परिषद उपर्युक्त क्षेत्रीय परिषदों में अतिरिक्त एक पूर्वोत्तर परिषद का गठन एक अलग संसदीय अधिनियम, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया है। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम सम्मिलित हैं। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही हैं जो क्षेत्रीय परिषदों के हैं। यह एक एकीकृत तथा समन्वित क्षेत्रीय योजना बनाती हैं
जिसमें साझा महत्व, माफ कीजिएगा हम इसको फिर से देखेंगे, जिसमें साझे महत्व के विषय सम्मिलित हों। इसे समय समय पर सदस्य राज्यों द्वारा क्षेत्र में सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करनी होती है। आइए अब हम इस तालिका को समझेंगे। 15.2 क्षेत्रीय परिषदों पर एक नज़र देखेंगे। क्या है पहला पॉइंट? नाम होगा उत्तर क्षेत्रीय परिषद। सदस्य पंजाब है इसका सदस्य, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। मुख्यालय इसका कहाँ है? उत्तर क्षेत्रीय परिषद का नई दिल्ली में। आइए मध्य क्षेत्रीय परिषद को देखेंगे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, इसका मुख्यालय इलाहाबाद, आज का प्रयागराज। आइए थर्ड पॉइंट देखेंगे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कोलकाता। या कहाँ? इसके सदस्य कौन कौन से हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। आइए चौथा पॉइंट, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली, मुंबई मुख्यालय। पांचवा पॉइंट, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पुडुचेरी, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। आइए तालिका नंबर 15.3 अंतर्राज्यीय संबंध अनुच्छेद एक नजर में देखेंगे। 261 लोक लेखा अभिलेख एवं न्यायिक प्रक्रिया है। आर्टिकल 262 अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णयन है। 263 अंतर्राज्य परिषद संबंधित प्रावधान। 301 व्यापार वाणिज्य व्यवहारिक लेन देन। 302 व्यापार वाणिज्य तथा व्यवहारिक लेन देन पर प्रतिबंध एवं संसद की शक्तियां। 303 व्यापार एवं वाणिज्य के संबंध में केंद्र तथा राज्यों की विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध। 304 राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य एवं व्यवहारिक लेन देन पर प्रतिबंध। 306 पहली अनुसूची के भाग बी में कतिपय राज्यों द्वारा व्यापार एवं वाणिज्य का प्रतिबंध लगाने की शक्ति निरस्त करना। 307 आर्टिकल 301 से 304 तक सन्निहित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्राधिकरण की नियुक्ति। टिप्पणी एवं संदर्भ आप लोग खुद पढ़िएगा, ठीक है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात करना चाहेंगे, अब हम कुछ चैप्टर से हट के बात करना चाहेंगे, इसलिए जिन्होंने अभी तक यह वीडियो पूरा देखा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग जा सकते हैं, अगर जाना चाहें तो, अगर सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। चलिए अब हम कुछ खास बात करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में जहाँ तक मेरे समझ में आया, इस चैप्टर में कुछ खास नहीं था, इसलिए मैंने अपने मन से कुछ बताया नहीं है। अब आप लोग जो नदी जल विवाद हैं इनको कायदे से एक बार दोबारा पढ़िएगा। यह वीडियो सिर्फ रिवीजन पर्पज से बनाई जा रही। वीडियो थोड़ा लेट हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। आगे से सभी वीडियो लगातार आएंगी। इसमें सभी लक्ष्मीकांत की पूरी सीरीज खत्म होगी। ये बेफिक्र हो जाइए कि इस चैनल पर सिर्फ 14 चैप्टर हुए, 15वां चैप्टर आज हमने खत्म किया है, 16वां चैप्टर कल खत्म करेंगे। इसे लगभग 1 महीने के अंदर मैं इस लक्ष्मीकांत की सीरीज खत्म करके एनसीईआरटी पे जाऊंगा। एनसीईआरटी 6 से 12 तक इस चैनल पर चलेंगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जहां तक इस चैप्टर की बात है, इस चैप्टर में उतना खास कोई पॉइंट नहीं था, और आप लोगों को कमेंट करके यह बताना है कि इस चैप्टर पे कौन सा पॉइंट आप लोगों को समझ में नहीं आया। अगर आप लोग कमेंट करके बता देंगे तो उसको नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। मैं इसी किताब फॉर्मेट में आपको, किताब की वीडियो फॉर्मेट में आप वीडियो लाता रहूंगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक खास बात, मैं लक्ष्मीकांत की सीरीज खत्म होते ही एनसीईआरटी पे जाऊंगा। एनसीईआरटी को खत्म करने के बाद सीधे स्पेक्ट्रम जैसी हिस्ट्री एडवांस लेवल की बुक पे जाऊंगा, ठीक है। पॉलिटी तो मेरी खत्म ही हो रही है, आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। 15 चैप्टर ऑलरेडी समाप्त कर दिए। अब कल हम 16वां चैप्टर पढ़ेंगे। 16वें चैप्टर का नाम देखना चाहूंगा मैं। 16वें चैप्टर का नाम होगा, 16वें चैप्टर का आपातकालीन प्रावधान।
देखिए यह मेंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपातकालीन प्रावधान। इसलिए कल की वीडियो मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और जिन्होंने वीडियो पूरा देखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जो नदी जल विवाद है, जितने आर्टिकल हैं सभी याद कर लीजिएगा, और विस्तार से अगर आप और समझना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम इस चैप्टर को और विस्तार से समझेंगे। वैसे इसमें कुछ था नहीं, ठीक है, मेरी जहाँ तक समझ में आया। अब आप लोग बताएंगे, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। अगर आप लोग 50 सब्सक्राइबरों को टारगेट पूरा करवाते हैं तो बहुत जल्द लक्ष्मीकांत की सीरीज खत्म नहीं होगी, उससे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी सीरीज शुरू कर दूंगा। लेकिन बशर्ते 50 सब्सक्राइबरों को टारगेट पूरा करवाइए। 25 सब्सक्राइबरों को टारगेट आप लोगों ने पूरा करवा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए और एक खास बात, अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, मैंने पुरानी वीडियो में 14 चैप्टर तक जितने भी चैप्टर कवर किए हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट करा करिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी मैं डाल देता हूँ, ठीक है। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कीजिए। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। मैंने केंद्र एवं राज्य संबंध को 6-7 पार्ट में कंप्लीट किया, उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से, विस्तार तरीके से मेंस की दृष्टि से जो भी टॉपिक थे सभी को कवर किया और लिखवाया भी है। क्या क्या शुरुआत में मैंने बता दिया, उसमें शुरुआत के 10 मिनट मिस मत कीजिएगा। वो आप लोग अगर पूरा सुन लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा उतने ही में। इसलिए आप लोग पुरानी वीडियो देख के आइए। एक चैप्टर 1 से लेकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तक, पृष्ठभूमि से चैप्टर 14 तक की लिंक, केंद्र एवं राज्य संबंध तक की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर क्लिक करिए, देखिए, समझिए और बताइए वीडियो कैसी लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। भारत माता की जय, जय हिंद।